हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का जनरल नॉलेज कर रहे हैं डिस्कस। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन दिया है उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है। लेक्चर 23 तक कंप्लीट है, लेक्चर 24 करने वाले हैं जिसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है। क्योंकि अब ब्रिटिश को लग रहा है कि उसका दाल यहाँ पे इंडिया में गलने वाला नहीं है, अब ब्रिटिश यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे कि ब्रिटिश कैसे नेगोशिएशन करवाता है कि पार्टीशन किस तरह से किया जाए, और ब्रिटिश खुद निकलना चाहता है, कैसे निकले, किस बेसिस पे निकले और कब निकले, वो सब, और क्या क्या वो प्रोविज़न देना चाहता है, जो एक्ट वगैरह लाएगा वो सब बनाना चाहता है। लेकिन ब्रिटिश कुछ भी हो, ब्रिटिश अब चाह रहा है ब्रिटिश निकलना, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ब्रिटिश से अब संभाला नहीं जाएगा। तो ब्रिटिश चाह रहा है कि अब नेगोशिएशन करवाया जाए। तो इस नेगोशिएशन में हम पहले डिस्कस करेंगे सीआर फार्मूला, उसके बाद देसाई लियाकत फार्मूला, फिर वॉवेल प्लान, उसके बाद कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन प्लान, और भी जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके बाद आरआईएन, वो सब डिस्कस करेंगे। कैसे म्यूटनी हुआ था वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो आज का डिस्कस करना है, सबसे पहला, क्योंकि नेगोशिएशन अब होना है, तो नेगोशिएशन में जो पहला फार्मूला था उस फार्मूले का नाम है सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला, इसको सिंपल मैं एक मिनट में आपको पहले समझा दे रहा हूँ, फिर हम रीड करेंगे। सीआर फार्मूला क्या था, क्योंकि अब नेगोशिएशन करवाना है। नेगोशिएशन दो चीज़ का, सबसे पहले नेगोशिएशन करवाना है पार्टीशन के लिए, यानी मुस्लिम लीग को अब कुछ पावर देना है, इसके लिए नेगोशिएशन था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कोऑपरेशन होना चाहिए और मुस्लिम लीग को कुछ पावर दे दो, ये बात था। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें होता है कि दो पार्ट जो है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, एक है नॉर्थ वेस्ट वाला प्रोविंस और एक ईस्ट वाला, जो कि ये पार्ट अभी पाकिस्तान में, ये पार्ट जो बंगाल वाला था, ईस्ट बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन दोनों को क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इन दोनों में वोटिंग करवाया जाएगा, जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं, प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। और वोटिंग करवाने के बाद अगर मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग अगर पार्टीशन के बारे में बोलें, ध्यान देना, 50% ज़्यादा लोग के बारे अगर पार्टीशन के बारे में बोले, तो भी इसके बावजूद भी जो मेन जो चीज़ें होती है, मेन सब्जेक्ट जैसे कम्युनिकेशन, कॉमर्स और डिफेंस, दोनों देश का एक साथ होगा। और इसके साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जिन्ना को एक प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, कांग्रेस थोड़ा बहुत चलो मान भी ले, मतलब कांग्रेस थोड़ा बहुत इसको मान भी ले रहा था, लेकिन यहाँ पे जिन्ना को प्रॉब्लम था। जिन्ना बोल रहा था कि नहीं, जिन्ना को सिंपल था कि जो वोटिंग होगी, ध्यान देना, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में जो वोटिंग होगी, वोट में सिर्फ वही पार्ट लेंगे, यानी वोट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल पार्ट लेंगे। यानी वोटिंग के समय जो और, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी हिंदू तो है ना, तो यानी हिंदू को सिंपल पार्ट लेने से ही मना कर दिया। सिख कोई और कम्युनिटी पार्ट नहीं लेगी, पार्ट लेंगे सिर्फ मुस्लिम। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों फेल होता है आपको पता चल गया। मुस्लिम लीग अपने बात पे अड़ गया। पहला, उसको चाहिए सिंपल उसको चाहिए था फ्रीडम, पार्टीशन, अलग देश का मांग था। और उसके अलावा उसने बोला कि अगर जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाग लेंगे। क्लियर? तो इसको अब रीड कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इन 1944, क्योंकि अब ब्रिटिश को लग रहा है कि ब्रिटिश को तो अब जाना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको सीआर फार्मूला बोलते हैं, उन्होंने प्रपोज टू अपॉइंट अ कमीशन टू डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम वेयर इन द मेजोरिटी। सबसे पहले उसने बोला है कि एक कमीशन को प्रपोज करते जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के वैसे डिस्ट्रिक्ट को डिमार्केट करेगा, अलग करेगा जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है। उसके बाद जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे आप प्लेबिसाइट करवा दो। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह करवा दो, जनमत संग्रह करवा दो, लोगों से वोट करवा दो। किस बेसिस पे? एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, कि जो सारे एडल्ट होंगे सब एडल्ट को वोट देने का अधिकार होगा। और ये क्लियर, इन द इशू ऑफ सेपरेशन दे वुड बी गिवन फ्रीडम इफ़ दे फेवर इन द सॉवरेन स्टेट। उनको फ्रीडम दे दो अगर वो मानते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग मानते हैं कि हमें तो अलग देश ही चाहिए, तो उनको सॉवरेन स्टेट का मान्यता दे दो, फेवर कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी, पार्टीशन की एक्सेप्टेंस के बाद भी
क्या करेगा, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन दोनों देश का एक साथ होगा। और मुस्लिम लीग क्या करता था, इंडोर्स कर रहा था। मुस्लिम लीग को ये डिमांड थोड़ा बहुत पसंद था, लेकिन वो इवन क्या कर रहा था, डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ था किन 2 सब्जेक्ट पे। सबसे पहला कि चलो हम दोनों को इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके बाद ही तो पार्टीशन वगैरह कुछ भी होगा, पावर ट्रांसफ़र कुछ अलग होगा, कुछ भी होगा वो तो बाद की बात है ना। सबसे पहले तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश से, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या करेंगे, हम कोऑपरेशन भी करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक टेम्पररी गवर्नमेंट, क्योंकि हम आज़ाद हो गए तो एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना लिया जाएगा, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, उसके बाद परमानेंट गवर्नमेंट बनाया जाएगा। लेकिन जिन्ना को एक पॉइंट पसंद नहीं था यहाँ पे, कि जिन्ना objected as he wanted Congress to accept two nation theory and wanted only Muslim to the northwest and east of the India to vote in the plebiscite। देख लो 2 पॉइंट पे, देखो अभी जिन्ना को पसंद है, ध्यान देना, अभी जिन्ना चाह रहा था कि चलो अभी तत्काल के लिए हम कॉपरेशन करते हैं साथ में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ में बनाते हैं, डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस का, दोनों साथ में डिमांड करते हैं। लेकिन एक बार हमें आज़ादी मिल गई, मतलब अब ब्रिटिश छोड़ के जाने वाला है, यानी हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने के बाद क्या किया जाएगा, 2 चीज़ों का पालन किया जाएगा। सबसे पहले पार्टीशन, उसके बाद पार्टीशन तो होगा ही होगा, उसके अलावे जो आप वोटिंग की बात कर रहे हो कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा एरिया इंडिया में जाएगा, तो वोटिंग भी होगा। तो वोटिंग में सिर्फ वही पार्ट लेंगे, सिर्फ मुस्लिम पीपल पार्ट लेंगे, हिंदू या अलग और भी कम्युनिटी जो होंगे वो पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये सीधा क्यों फेल हुआ आपको पता चल गया। उसके बाद एक दूसरा थ्योरी है जो कि आपका लुसेंट में नहीं दिया है, ये लुसेंट में एक था थ्योरी देसाई लियाकत पैक्ट था। वो सिंपल बताता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होंगे ना, ध्यान देना, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, उसमें 50-50% कौन होंगे, मतलब इक्वल 50-50% क्या होंगे, हिंदू और मुस्लिम होंगे, और 20% रिजर्वेशन मिलेगी। क्लियर है ना, मतलब वो बताते थे 50% मुस्लिम लीग का आएगा, 50% मुस्लिम होंगे और 50% हिंदू वाले होंगे। लेकिन ये फार्मूला, ये तो थोड़ा कम्युनल वाला फार्मूला था, एक इन्हीं को पसंद नहीं आया। थर्ड था वॉवेल प्लेन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्लियर, वॉवेल प्लान भी फेल हो गया। यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि यूरोप में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, यूरोप में 1945 के आसपास, क्योंकि वॉर ख़त्म होने वाला था, तो ब्रिटिश की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 ठीक से ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी जापान जो था वो हार नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि जापान अभी भी लड़ाई करेगा कम से कम 2 साल। वो तो परमाणु बम गिराने के कारण जापान हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लड़ाई चलता लंबा। तो इस सिचुएशन ने कंट्री की कंडीशन इतनी ख़राब कर दी, दिन प्रतिदिन, या तो इंडिया की बात करें और उधर ब्रिटिश, दोनों कंडीशन की हालत जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। अब ब्रिटिश सरकार को लगा यार अब तो निकलना ही पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू कम फॉरवर्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ प्लान, ऐसा प्लान बनाओ जो सेटिस्फाई करे इंडियंस को, क्योंकि उसमें इंडियंस में ही तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों थे। तो आप कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि दोनों को पसंद आए। मुस्लिम लीग, क्योंकि मेजर पार्टी वही दोनों थी ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों को पसंद आए, ऐसा प्लान बना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने के बाद लॉर्ड वॉवेल, जो कि उस समय के वॉयसराय थे, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था वॉवेल प्लान। उस प्लान का मतलब था कि जो वॉयसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, क्योंकि वॉयसराय के अंदर 2 काउंसिल होते थे, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का उतना पावर नहीं था, मेन पावर किसके पास था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था। तो उसने इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस के बदलाव किए। सबसे पहला था कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा, मेन कम्युनिटीज इन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम और हिंदू का। ध्यान देना, यहाँ पे उसने क्या बोला कि अगर मान लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 20 मेंबर है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, 10 होगा हिंदू से, 10 होगा मुस्लिम से।
तो ये तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सही भी लगता है, लेकिन मुस्लिम लीग का यहाँ पे एक अलग ही प्लान था। मुस्लिम लीग बोलता है कि भाई जो 10 आपने मुस्लिम से बोला है ना, ध्यान देना, 10 आपने मुस्लिम कम्युनिटी को बोला, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से जाएंगे। इसका मतलब ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई मुस्लिम थे ही नहीं। इनका इनका कहने का तो यही मतलब था। तो ये भी प्लान कंप्लीट फेल हो गया। सुन आफ्टर वोवेल प्लान जैसे ही उन्होंने बताया तो उसके बाद मीटिंग तो होनी थी ना, क्योंकि प्लान तो उन्होंने बता दिया, उसके बाद मीटिंग होनी थी। सुन आफ्टर वोवेल प्लान वॉज इशूड द मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसको जेल से निकाल दिया गया, जेल से रिहा किया गया इन लोगों को। और सब लोग कहाँ पे मिल रहे थे? शिमला में मिल रहे थे। और लेकिन वोवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए मिल रहे थे कि जो इन्होंने प्लान तो बना दिया, लेकिन बिना डिस्कशन के काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग इस प्लान को माने ही नहीं तो प्लान का मतलब ही कुछ नहीं है। तो प्लान तो बना दिया, लेकिन इस प्लान में कोई डिसीजन नहीं आया। इस प्लान का कोई जो अप्रोप्रिएट डिसीजन आना चाहिए, कोई नहीं आया। What scattered the conference was Mr. Jinnah unflinching stand that the Muslim member approved only by the Muslim। मैंने बोला ना कि 10 मेंबर अगर मुस्लिम का करना है तो इस सब के सब कहाँ से जाएंगे? मुस्लिम लीग से जाएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की भावना होगी ना यहाँ पे, तो कैसे माना ही नहीं जा सकता ना। और जब इन दोनों में प्रॉब्लम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो ब्रिटिशर्स को तो लग रहा था यार, और जितना ये लोग खुद के प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो चाहते हैं जाना, लेकिन ये खुद ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है INA ट्रायल। यहाँ पे होता क्या है INA ट्रायल? देखो, जब इस टॉपिक को करने से पहले नीचे वाला टॉपिक कर ले रहे हैं, तब आपको ऊपर वाला पूरा समझ में आएगा पूरा केस क्या है। देखो होता क्या है, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की बात कर लो। आज़ाद हिंद फौज को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, क्लियर है, INA। तो हुआ क्या, जापानीज और ब्रिटिश में वॉर हो रहा था। तो वॉर हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में। तो इस समय जापान की जीत हो गई। तो जापान ने क्या किया, उस समय के जो इंडियन सोल्जर थे जो कि ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहे थे, वो तो बन गए क्या, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो ब्रिटिशर्स, जापानीज ने उनको क्या कर लिया, इकट्ठा एक साथ रख लिया, मतलब अपने कब्जे में रख लिया। मार्च 1942 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस होती है सारे इंडियंस की। कहाँ पे? ऑब्वियसली जापान में, तो टोक्यो में मीटिंग होती है और वो बनाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और जापान इसलिए मीटिंग करने दिया हुआ क्योंकि जापान के साथ ये लोग होने वाले थे, क्योंकि जापान का दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का जो ग्रुप था वो था। तो इसलिए उन्होंने मीटिंग करने दिया। वहाँ पे उन्होंने बनाया एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया। और एट द बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हुआ था। रास बिहारी बोस को बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में, मतलब ये जब मीटिंग हुआ होगा उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका नाम था, बैंकॉक में हुआ था कि उसका नाम पड़ा बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, और थाईलैंड में हुआ होगा इसलिए। तो रास बिहारी बोस को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को प्रेसिडेंट बनाया गया। अब क्या हुआ, जो अब जो INA, अब चलो इंडियन इंडिपेंडेंस एक लीग बन गया, लेकिन ये लड़ाई वड़ाई करने में नहीं जा रही है अभी, क्लियर है ना। तो एक और बनता है जो कि आर्मी बनती है, इंडिया की आर्मी बनती है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि ब्रेन चाइल्ड था किसका? मोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड, मतलब इनके दिमाग का उपज था ये। तो INA जो, लेकिन INA को देखो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन कर सकता है कि INA का ब्रेन चाइल्ड, मतलब INA किसका ब्रेन चाइल्ड था? मोहन सिंह का। लेकिन INA को बनाया किसने फॉर्म किया? रास बिहारी बोस ने। कब? 1942 में। 1943 में क्या होता है, INA को रिकॉग्निशन मिल जाता है सुभाष चंद्र बोस के पास, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो इनका रिकॉग्निशन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। सुभाष चंद्र बोस हैज एस्केप टू बर्लिन। देखो, सुभाष चंद्र बोस 1943 में इनको रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच जो वार्ता में दोनों के बीच एक
तो वो हो गई कि दोनों अलग अलग रास्ते पे जाने को तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों एक एक दूसरे के आइडिया दोनों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि सुभाष चंद्र जी बोल रहे थे कि हमें यही सही समय है, ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंक देना चाहिए क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी वर्ल्ड war 2 में इंगेज हैं। लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं था। गांधी जी बोल रहे थे क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो तो और ख़तरनाक है, तो इस समय हमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें इस समय सोशल रिफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस समय उतना परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स की हार हो गई तो हम लोग जर्मनी वाले ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जो कि हिटलर और ज़्यादा तानाशाह था और ज़्यादा वो बहुत गलत गलत चीज़ करता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी एस्केप कर गए, बर्लिन गए पहले जर्मनी। उनको लगा कि जर्मनी से साथ मिलेगा, क्योंकि अगेंस्ट में कौन था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था जर्मनी वाला ग्रुप 1948 में। वहाँ पे उन्होंने इंडियन लीग बनाया, क्लियर। उसके बाद जुलाई 1943 में उन्होंने आईएनए को ज्वाइन कर लिया सिंगापुर में, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का। और रास बिहारी बोस जी ने इसको लीडरशिप जो आईएनए का था, क्योंकि अभी तक कौन था लीडरशिप, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस जी ने इनको हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगा आईएनए को, क्योंकि आईएनए पहले जापान में थी, लेकिन इंडिया का एक वेस्ट लीडर आता है, अब वो रिकॉग्नाइज कर देता है, तो आईएनए का थोड़ा बेस बढ़ जाएगा ना, बेस मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करने लगेंगे। तो और इन्होंने क्या किया, आईएनए ने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फ्री इंडिया के लिए पहले ही बनानी। इनको लग रहा था कि हम जाएंगे ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, जापान के साथ मिलेंगे, उसके बाद अपना गवर्नमेंट बना लेंगे। उससे पहले क्यों ना हम फ्री गवर्नमेंट या टेम्परेरी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहले ही बना लें। उन्होंने बना लिया और आईएनए फॉर्म हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने बना लिया था, क्या कब, अक्टूबर 1943 में। तो ये तो नॉर्मल हम, लेकिन आईएनए का 3 फाइटिंग ब्रिगेड था, मतलब जो होता है ना 3 ग्रुप था, जिसका नाम था, एक का सुभाष, एक गांधी और एक नेहरू था। इसके अलावा एक वुमेन वाला ग्रुप था जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, रानी झांसी की रानी वाली, उसका नाम था, वो एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स था। तो अब होता क्या है कि ये जाते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन जापान की हार हो जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते आते जापान की हार हो जाती है। तो अब तो क्या हो गया, क्योंकि ये लोग जो आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी वाले हैं, वो तो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स उस समय हमारे कौन थे, हमारे किंग थे, इंडिया के किंग कौन थे उस समय, ब्रिटिशर्स ही थे। तो इंडियन आर्मी के 3 लोगों को जेल हो गया, मतलब और लोगों को जेल हो गया, लेकिन इनको रेड फोर्ट पे क्या करना था, ट्रायल करना था, ट्रायल में एग्जीक्यूट इनको किया जाता। तो अब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, तीनों अलग अलग कम्युनिटी के थे, तीनों अलग अलग कम्युनिटी थे, हिंदू मुस्लिम सिख। तो अब क्या हुआ था, कम्युनिटी इस समय क्या था, इस समय जब भी देखो, अभी भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट तीनों कम्युनिटी, या हम ऐसा बोल सकते हैं इंडिया के सारे कम्युनिटी को जोड़ने वाला काम किया। कि अब सब लोग क्या कर गए, क्योंकि हम देखो इनको एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए, इनको फांसी ना लगे, इनको बचाने के लिए हमारे बहुत सारे जो देश के सबसे इम्पॉर्टेंट वकील थे, लॉयर थे, जैसे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसिफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लड़ने लगे। यानी देख लो कि यहाँ पे सब मिल रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी है, जवाहरलाल नेहरू है, जहाँ पे एक दोनों खिलाफ में लड़ रहे हैं, यहाँ पे सब साथ होके बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको नहीं बचा, क्योंकि ये केस में ये नहीं बचा पाते हैं। तो अब क्या किया, अब आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट रोल पीपल की, जो आम आदमी थी, मासेस की आदमी थी। तो यहाँ पे बताया, टू इलुसिडेट डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ द कांग्रेस टू विन द लीगल बैटल कर नहीं पाए, तो इनको आउटराइट कन्विक्शन मतलब मिल गया, कन्विक्शन की अब इनको तो फांसी लगेगी, क्योंकि इन्होंने किंग एम्परर के खिलाफ ही लड़ लिया गया। लेकिन अब आ जाता है मासेस का रोल, पब्लिक ओपिनियन इतना तगड़ा हो जाता है कि मतलब जब इनके कन्विक्शन का समय होता है, जब फांसी लगने वाली होती है, कन्विक्ट करने का समय आता है, तो इस समय इतना ज़्यादा लोगों का विद्रोह हो जाता है कि इनको छोड़ना, इनको सस्पेंड करना पड़ता है इस सेंटेंस को। क्लियर है ना। इसके बाद क्या होता है, ये तो हमें फर्दर डिसअफेक्शन स्प्रेड फास्ट अमंग द सोल्जर के बीच और भी बहुत ज़्यादा
और इसके साथ क्या होता है, जब आईएनए ने विद्रोह करना शुरू किया तब जो एक और जो हमारी ग्रुप थी, नेवी वाली ग्रुप थी, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था, रॉयल इंडियन नेवी। क्लियर है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जापान की हार हो गई 1945 में, तो उसके बाद आईएनए ख़त्म हुई हो गया। तो बोस इज सेड टू बी एन बोस, ऐसा बोला जाता है। अभी भी बहुत सारे, आपको ही पता, बहुत सारे वेब सीरीज पे आते हैं कि क्या हुआ, सच में क्या हुआ था। इनका माना जाता है कि एयर क्रैश हो गया था जब वो मतलब ताइवान जा रहे थे, ऑन हिज वे टू, मतलब टोक्यो जा रहे थे ताइवान से। तो जो ताइवान की कैपिटल है वहाँ पे एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होता है, अब क्या क्या बचा है, रॉयल इंडियन नेवी। तो रॉयल इंडियन नेवी एटलीस्ट कर लेते हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो बाकी हो कर लेंगे। रॉयल इंडियन नेवी क्या होता है, देखो, एक तरफ एक विंग इंडियन नेशनल आर्मी जब खिलाफ हो जाएगी तो रॉयल इंडियन नेवी अब जो पूरी ब्रिटिश के अंदर में था, ब्रिटिश की हर एक बात मानता था। अगर नेवी ब्रिटिशर्स की सबसे ताकतवर चीज़ कौन था ब्रिटिशर्स के लिए, नेवी। अगर नेवी ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाए तो ब्रिटिशर्स का तो वेरा गलत। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो इवेंट था ना, ये इवेंट इतना खतरनाक है कि ब्रिटिशर्स को लगा भाई जल्दी से भागो। इसको बोला जाता है ऑन फरवरी 1946 बॉम्बे रेटिंग ऑफ HMS तलवार स्ट्रक कर दिया। मतलब ये चले गए क्या, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनपैलेटेबल फूड इनको मिलता था, अब्यूज किया जाता था, एंड अब्यूज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ VC दत्त हु हैड स्क्रिल्ड क्विट इंडिया ऑन द शिप। मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा था। और इसके बाद तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्ट्राइक पे घोषित कर लिया कि मतलब काम ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। फरवरी 19 में क्या हुआ, HMS हिंदुस्तान इन द कराची, ये भी हो गए। तो एक के बाद क्या हो रहा था, एक के बाद एक जो रॉयल नेवी थी ब्रिटिशर्स की, वो सब क्या कर रही थी, सारा विंग जो अलग अलग था। पहले तलवार ने अपने आप को स्ट्राइक पे घोषित कर लिया, उसके बाद HMS हिंदुस्तान ने घोषित कर लिया। तो ब्रिटिशर्स का तो अब तो बेड़ा गर्क होना था। अब इसको देखो, जो हमारे उस समय के लीडर थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। उनको लगता था अगर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ में आंदोलन करने लगे तो जब देश हमारे हाथ में आएगा, तो हम नहीं चाहते कि जो सरकार होगी उसके खिलाफ बार बार जो नेवी या आर्मी बार बार सरकार के खिलाफ ही चले जाए। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, दोनों क्या करते थे, समझाते थे कि आप सरेंडर कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सरेंडर कर लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स को अब रियलाइज़ हो गया भाई अब यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि अब नेवी भी हमारे खिलाफ चली गई थी और पीपल तो पहले से ही गए थे। तो ब्रिटिशर्स आप ज़ोर ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकता था। तो यही बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसका डायरेक्ट एक्शन, इंटरिम गवर्नमेंट और माउंटबेटन प्लान, और जो इंटीग्रेशन हुआ था, ये सभी बचा हुआ है। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, जैसे वॉर, इम्पोर्टेंट वॉर, ये सभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।